नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 2016, जिसका पुनर्परीक्षा देखें तो 20 सितंबर यानी 20/9/2020 को आयोजित की गई थी पुनर्परीक्षा जो 2016 की थी। तो वीडियो की इस अंक में हम इस पर जो है हल सहित विस्तृत व्याख्या सुनने का प्रयास करेंगे और यह अंक जो होगा अति महत्वपूर्ण या उपयोगी होगा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले आर री एग्जाम 2023 के लिए, जिसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। इसका री एग्जाम यानी इसकी पुनर्परीक्षा अभी आयोजित नहीं की गई है और नियरेस्ट यानी जो है 2025 में बहुत जल्द इसको आयोजित किए जाने की प्रबल संभावना। एक दिवसीय परीक्षा कराने के प्रस्ताव में यह जो है कई बार परीक्षाएं टाली जा चुकी है। इसकी देखें जो 2023 की परीक्षा थी वो 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक कारण इसको स्थगित करते करते 2024 पूर्णतः बीत गया और 2025 में इसकी संभावना की एक दिवसीय रूप में कराई जा सके। तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी, साथ ही बीपीएससी एमपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, यूपी ट्रिपल एससी एसएससी यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी इसका एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं यानी आर री एग्जाम यानी पुनर्परीक्षा 2016, इसका एग्जाम 20 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था। हालांकि ये बात कंप्लीट हो चुकी है। पूर्व में हमने अभी वीडियो के जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें 2021 का जो है पीटी और मेंस दोनों के जो जीएस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उस पर विस्तृत व्याख्या हमने कर दी है, उसको आप देख सकते हैं। और 23 का जो एग्जाम रद्द हुआ था उस पर भी हमने विस्तृत व्याख्या कर दी है, लेक्चर अपलोड कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। यानी इसमें ध्यान दें कि इसमें देखें प्रश्नों की संख्या आपका 140 से पूर्णांक 2 यानी पूर्णांक इसमें देखें तो 140 का यानी प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का है, समय 2 घंटे का है और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, यानी जो गलत उत्तर के लिए 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। तो पेपर यहाँ पर बाइलिंगुअल रूप में है, इसको आप देख सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। इसमें जो है हम हिंदी में इस आंसर करेंगे और आंसर देंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें है पहला प्रश्न है भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है, तो इसका सही आंसर डी यानी कच्छ में है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यह है कि भारत का ओशनिक नेशनल पार्क यानी ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। यानी कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है, तो ये गुजरात में अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल देखें तो यह है 162.89 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ओशनिक नेशनल पार्क जो कच्छ में है, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, ये गुजरात के कच्छ में है। तो पहले का एक्सप्लेनेशन रहा। दूसरे प्रश्न चलते हैं। भारत की पहली सेमी हाइट यानी भारत की पहली, ध्यान देना, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, तो इसका आंसर पहला ये वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलती है, यानी पहला आंसर इसका सही रहा। इसमें जो उस दौरान के करंट अफेयर था उसको वर्तमान दृष्टिकोण से अपडेट करते हुए चलेंगे, तो इसको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहली सेमी हाई ट्रेन जो चली थी वो इसका ए विकल्प सही रहा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा इसमें भारत के मुख्य नगरों में किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है, तो यह आपका जो है पानीपत में। तो इन दोनों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो देख सकते हैं। यानी ये जो वाराणसी से नई दिल्ली की मध्य चली थी, इसमें देखें तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 यानी यह जो आपका है 15 फरवरी, कभी कभार डेट भी पूछ सकता है, 15 फरवरी 2019 को भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का शुभारंभ किया था। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य हुआ। 17 फरवरी 2019 इस ट्रेन की व्यावसायिक सेवा आरंभ हुई, यानी 2 दिन बाद जो है, यानी शुरू 15 फरवरी को हुआ था, 17 फरवरी से जो है व्यावसायिक सेवा शुरू, यानी यात्री इसमें आवागमन 17 फरवरी से शुरू कर दिए। तो ये दूसरे प्रश्न का एक्सप्लेनेशन रहा। तीसरा इसमें देखें तो भारत के मुख्य नगरों में किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया, तो पानीपत में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें देखें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत जो हरियाणा में लगाया गया। इसकी स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई, यानी किसके द्वारा की गई है, तो इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की गई है। यह ध्यान देना, देश का प्रथम है कृत्रिम रबर संयंत्र जो पानीपत हरियाणा में लगाया गया है। चलिए चौथा, पांचवा, छठा भी देख लेते हैं, सातवां इस प्रकार से। यानी चौथा देखें भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना है, तो चौथे का जो सही आंसर है वो यही है, यानी जामनगर में है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन यानी भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में है। जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 2 शोधनशालाएं हैं। इसकी स्थापना क्रमशः वर्ष 1999 में एवं वर्ष 2008 में हुई थी। इसकी क्षमता क्रमशः देखें, यानी जो 99 थी इसकी क्षमता 35 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष और जो 2000 में स्थापित की गई थी उसकी 35.20 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है इसकी क्षमता दोनों की। यानी जामनगर जो गुजरात में है, तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला है, तो ये जामनगर में है और इसकी स्थापना को हमने देख लिया। और जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 2 तेल शोधन शालाएं हैं, इसको हमने देखा, इसकी क्षमता को भी देख लिया। आगे देखते हैं तो इसमें आपका यह है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें पांचवा है, अंकित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो इसका आंसर बी है, गुजरात है। इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत का गुजरात राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। गुजरात की तट रेखा देखें तो यह है 1214.7 किलोमीटर है। इसके पश्चात दूसरे स्थान पर देखें तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश देखें तो 900
73.7 किलोमीटर तटरेखा जो है वह आंध्र प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक है। पहले स्थान पर गुजरात है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल करना चाहें तो देखें तो भारत के 9 राज्य, दो को तो हमने देख लिया। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। कभी कभार पूछ देता है कि कितने राज्य जो हैं भारत के वो तटरेखा से लगे हुए हैं, तो 9 राज्य लगे हुए हैं। और इसमें सबसे लंबी हमने देख लिया कि सबसे लंबी जो है वह गुजरात की है, दूसरी सर्वाधिक लंबी जो है वह आपका आंध्र प्रदेश की है। तो 2 राज्य तो हमने देख लिया। तीसरा राज्य इसमें देखें तो महाराष्ट्र है, चौथा इसमें देखें तो गोवा है, 5वां कर्नाटक है, 6वां केरल है, 7वां तमिलनाडु है, 8वां उड़ीसा है, 9वां पश्चिम बंगाल है। 9 राज्य जो हैं वह तटरेखा से लगे हुए हैं भारत के राज्यों में। और ये भी ध्यान दें कि भारत के जो देखें तो मुख्य भूमि और समुद्री भूमि से दोनों तरह से जुड़े हुए कुल जो 9 देश हैं, भारत से पड़ोसी देश हैं, 9 जो देश हैं वह भारत के पड़ोसी देश हैं। 2 इसमें समुद्री हैं, 7 जो मुख्य भूमि से लगे हुए। हालांकि इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है क्योंकि हम भारत के सर्वाधिक लंबी तटरेखा और तटीय रेखीय राज्यों के बारे में देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर चूंकि 9 की बात हमने की है, इसलिए 9 यहाँ पर हमने कर दिया। 7 इसमें जो है मुख्य भूमि से लगे, 2 जो है समुद्री सीमा बनाते हैं, जिसमें आपका देखें तो मालदीव और श्रीलंका है। और जबकि भारत में देखें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल मिलाकर 36 स्टेट यूनियन टेरिटरी है। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर देखें तो सबसे लंबी तटरेखा जो बनेगी वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बनेगी। इसके बाद जो है आपका गुजरात का बनेगी। राज्यों की बात आएगी, गुजरात पहले स्थान पर होगा, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें 6 नंबर है। 6वां देखें, निम्नलिखित में शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर बी है, गोंडवाना समूह जो होता है वो भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यह है कि गोंडवाना शैल समूह भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। भारत के 90% से अधिक, यानी भारत में जो है 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। गोंडवाना को देखें तो गोंडवाना जो है भारत में नवीनतम चट्टान यह प्रणाली गोंडवाना है और गोंडवाना शैलों में भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। चट्टानों के क्रम में देखें तो पहला जो सर्वप्रथम चट्टान है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और इसमें ज़्यादा धात्विक तत्व पाए जाते हैं। इसमें आपका गोल्ड है, आयरन है, मैग्नीज इत्यादि जो है वह धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाए जाते हैं। इसका निर्माण यानी धारवाड़ क्रम की जो चट्टान, इसका निर्माण जो होता आर्यक के समय हुआ था, यानी आर्यक क्रम की चट्टानों से जो हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों को हुआ। इसके बाद देखें तो धारवाड़ के बाद दूसरे नंबर पर आता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें आती हैं। तीसरे नंबर पर विंध्याचल क्रम की चट्टानें आती हैं। विंध्याचल की चट्टानों में चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी इत्यादि पाई जाती है। आखिरी में जो नवीनतम है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं और ये सबसे नवीन है। इसमें कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। और इसको अपडेट करना चाहें तो देखें भारत के जो शीर्ष कोयला भंडार वाले राज्य देखें तो पहले स्थान पर वर्तमान में जो है वो उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर झारखंड है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। यानी कोयले भंडार के दृष्टिकोण से देखें और उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें जो भारत में है वो पहले स्थान पर देखें तो आपका जो है वो छत्तीसगढ़ है, इसके बाद आपका उड़ीसा, इसके बाद झारखंड है। यानी वर्तमान में प्रोडक्शन में भी उड़ीसा पहले स्थान पर है, यानी भंडार में तो पहले स्थान पर उड़ीसा है ही, प्रोडक्शन में भी वर्तमान में जो उड़ीसा है दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर झारखंड है। यानी इसमें जो धारवाड़ क्रम का जो समूह दिया गया है यह देखें तो धात्विक चट्टानों के लिए है। इसमें धात्विक पाई जाती है। यानी धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत देखें तो आग्नेय शैल हैं। परतदार चट्टानों में मुख्यतः कोयला पाए जाते हैं, जो कि हमने देखा गोंडवाना शैल है उसमें परतदार चट्टानें होती हैं, इसमें कोयला पाया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जबकि आपका धात्विक खनिज जो है वो प्रमुख स्रोत आग्नेय शैल होती है। यानी आपका जो है धारवाड़ क्रम का जो समूह है इसमें धात्विक पाए जाते हैं चट्टानें, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीशियम इत्यादि पाए जाते हैं। और बिंद समूह को हमने देख लिया, इसमें जो आपका है तीसरे क्रम की चट्टान है और इसमें जो आपका है वह चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी इत्यादि पाया जाता है। और गोंडवाना को हमने देख लिया कि सबसे नवीन है और कोयला भंडार जो 90% अधिक कोयला भंडार इसमें पाया जाता है। और भंडार की दृष्टि देखें तो उत्तर भारत के राज्यों में उड़ीसा पहले स्थान पर है। प्रोडक्शन में भी वर्तमान में जो उड़ीसा पहले पोजीशन पर है। तो छठे को हमने ज़्यादा विस्तार कर दिया। अब 7वें नंबर को देखते हैं। ये करंट अफेयर्स है, उस दौरान के लिए करंट अफेयर्स था, इसको अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें देखें फरवरी 2020 में, यानी ये देखें तो इसका जो रीएग्जाम कराया गया था वह आपका सितंबर 2020 में आयोजित किया गया था। तो ये फरवरी 2020 के प्रेसिस में डाला गया है। तो इसमें पहला है अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप, यानी 20 में देखें तो 2020 के नवंबर में जो एग्जाम कराया गया, नवंबर 2020 में जो है वह अमेरिका का राष्ट्रपति का इलेक्शन कराया गया था। तो 46 में जो राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के वह जो बाइडेन जी बने थे। और अभी देखें वर्तमान जो है 20 जनवरी 2025 को जो है पुनः यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो यानी डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और प्रथम महिला नागरिक, अमेरिकी प्रथम नागरिक यह मेलानिया ट्रंप पुनः बन गई हैं, यानी 20 जनवरी 2025 से। और यह 47वें प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इसमें यह है कि अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली में एक विशाल विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। सही है। मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी उच्च शिक्षा बाल विद्यालय था। इन दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखना चाहें तो ये देखें कि 24-25 फरवरी 2020 के मध्य
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सपत्नी भारत की राजकीय यात्रा पर रहे विगत 6 वर्षों में आने वाले अमेरिका के वे 7वें राष्ट्रपति हैं। उपयुक्त यात्रा के संबंध में प्रश्नगत दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन इसमें सत्य हैं। इसमें ध्यान दें कि जो 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन जी थे, जो कि ओबामा जी के कार्यकाल में ये उपराष्ट्रपति भी थे, तो ये 46वें जो आपके है वह राष्ट्रपति बने थे, भारत की यात्रा नहीं किए थे 4 साल के दौरान 20 से 24 के बीच में। और जबकि ये ट्रंप जो है 47वें राष्ट्रपति थे, इससे पहले देखें तो 45वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने जो है भारत की यात्रा की थी और 7वें प्रेसिडेंट ऐसे थे जो भारत की यात्रा किए थे। इसको पेपर के माध्यम से अपडेट कर देते हैं। तो इसमें देखें अमेरिका में फिर ट्रंप युग शुरू हुआ। 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ली शपथ। दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। पहला कार्यकाल 2016 से 2020 तक था। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बधाई पत्र लेकर पहुंचे जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे। तो इसमें थोड़ा सा जानकारी को ऐड कर लें तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। यानी कि 20 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पहले जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बने हैं जेडी वेंस बने हैं, और उसके बाद ट्रंप को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई पत्र लेकर उनके विशेष दूत के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। चलिए ज़्यादा अपडेट नहीं इसको करते हैं, ताकि करंट अफेयर्स का हो जाएगा। तो इसमें 11 नंबर में देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 12 नंबर देखें तो 12 नंबर आपका प्रश्न यह बन रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर बी है, यानी 10 टीमों ने भाग लिया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखें, हालांकि इसको अपडेट करना होगा उस दौरान के लिए है, क्योंकि अभी देखें 2024 में भी इसका हो चुका है। तो इसका 22 में 10वां, इसका सही आंसर बी रहा, 10वां हुआ। तो 2020 में इसका 10वां रहा, 22 में इसका जो हुआ 2 साल पर होता है, तो 22 में 11वां, और 24 में जो इसका आयोजित हुआ 12वां आपका टी20 आयोजन हो चुका है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 21 फरवरी 2020 से 8 मार्च 2020 के मध्य आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में 10 देशों की टीमों ने भाग लिया। यानी इसमें जो है 10 टीमों की बात कर रहा है, सॉरी संस्करण में 10 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रन से पराजित कर 5वीं बार खिताब जीता। भारतीय महिला टीम ने पहली बार टी20 विश्व कप की फाइनल में मैच खेला था। यानी 2020 में जो है भारत जो है फाइनल मैच खेला था। इसको 2024 के हिसाब से अपडेट कर देते हैं। आय दृष्टि का जो था समसामयिक घटना चक्र के, इसमें देखें तो यह है कि 9वां आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में जो खेला गया वह यूएई में खेला गया, और इसके बाद 10वां जो आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जो होगा 2026 में होगा, 2 साल पर इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित होगा। 14वां ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2027 होगा, दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। 15वां देखें तो भारत और बांग्लादेश में, सब जानकारी इसमें देखा जा सकता है। यानी हमने देखा कि ये जो आपका है 9वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जो संयुक्त अरब अमीरात में 2024 में इसका आयोजन किया गया, यह हो चुका है। इसमें देखें जो विजेता रहा है, इसमें देखें जो विजेता है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में, बहुत संक्षिप्त है। विजेता इसका न्यूजीलैंड की महिला टीम रही, उपविजेता इसमें साउथ अफ्रीका रहा है। साउथ अफ्रीका पुरुष वाले में भी उपविजेता रहा है, महिला वाले में उपविजेता रहा है। पुरुष वाले का जो जीता था वो भारत ने जीता है, जबकि महिला वर्ग का जो जीता है वो न्यूजीलैंड ने जीता है, और ये 9वां रहा। इसमें देख सकते हैं यह टी20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजन 1 से 29 जून 2024। मेजबान देश इसमें देखें यूएसए और वेस्ट इंडीज। संस्करण 9वां रहा। ब्रांड एम्बेसडर इतने लोग थे। कुल टीमों की संख्या इसमें पुरुष वाले में 20 थी। कुल मैच 55 खेले गए। पहली बार भाग लेने टीम यूएसए, पेपुआ न्यू गिनी और युगांडा था। उद्घाटन मैच ये है, सारी जानकारी इसमें। विजेता देखें तो भारत विजेता रहा, और विजेता इसमें दक्षिण अफ्रीका रहा। यानी इसमें पार्टिसिपेट करने टीमें जो 20 हैं पुरुष वाला, और सारी जानकारी इसमें दिया गया, इसको देखा जा सकता है। को विस्तार देख लेते हैं। इसमें करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसको अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 इसका आयोजन 3 से 20 अक्टूबर 2024 का आयोजित किया गया। कहाँ? इसका मेजबान संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई था। टीम इसमें 10, ध्यान देना कि 2024 में भी 10 टीमें रही। इसका 9वां संस्करण खेला गया, 10 टीमें थे, और 2020 में खेला गया तो उसमें भी 10 टीमें संस्करण शामिल थे, 9वां संस्करण रहा। और 20 वाला देखें क्योंकि 2 वर्ष आयोजित किया गया था, तो 20 वाला जो 7वां संस्करण खेला गया था। इसके बाद 22, इसके बाद 24 में 9वां संस्करण रहा। द्विवर्षीय टूर्नामेंट में पहला संस्करण वर्ष 2009 से शुरू हुआ था। परिणाम देखें, चैंपियन न्यूजीलैंड महिला टीम पहला खिताब रहा, उपविजेता दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम बनी। इसके बाद पुरस्कार और आंकड़े देखे जा सकते हैं। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अमेलिया केर न्यूजीलैंड महिला टीम की। फाइनल मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अमेलिया केर न्यूजीलैंड महिला टीम के। सर्वाधिक रन लॉरा ओवार्ड दक्षिण अफ्रीका महिला टीम 223 रन बनाया। सर्वाधिक विकेट अमेलिया केर 15 विकेट ली। सर्वोच्च व्यक्ति स्कोर देखें तो इन्हें की वास दक्षिण अफ्रीका महिला टीम 74 रन नॉट आउट रहा। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी औसत देखें तो हरमनप्रीत कौर भारतीय कप्तान 150 की औसत से इन्होंने बल्लेबाजी की। सर्वाधिक छक्के इंड्रा डाल्टन वेस्ट इंडीज महिला टीम थी, 9 छक्के मारे इन्होंने। सर्वाधिक चौके लॉरा ओलवार्ड दक्षिण अफ्रीका महिला टीम 24 छक्के मारे। सर्वाधिक अर्धशतक देखें तो हरमनप्रीत कौर भारत की जो कप्तान रहे, 2 अर्धशतक इन्होंने मारा। इसके बाद इसमें थोड़ी जानकारी और ऐड करें। देखें न्यूजीलैंड महिला आईसीसी महिला टी20 विश्व कप खिताब जीतने वाली चौथी टीम बनी है। 6 खिताबों के साथ ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है, जबकि इंग्लैंड महिला और वेस्ट इंडीज महिला एक बार खिताब जीतने में सफल रही। भारत जो है 2020 में देखें तो फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन भारत की महिला टीम जो है अभी तक जो इस खिताब को नहीं जीत सकी है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए आईसीसी द्वारा घोषित टीम ऑफ टूर्नामेंट में शामिल होने वाली हरमनप्रीत कौर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रही हैं। ये जानकारी विस्तार से अपडेट कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखें। इसमें ये भी करंट अफेयर्स को भी अपडेट करना होगा। तो इसमें 13 नंबर प्रश्न, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले व्यक्ति हैं। तो 13 का सही आंसर बी है, यानी NS धर्मशक्त। ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले व्यक्ति यह रहे, यानी 20 का आंसर सही रहा है। इसको अपडेट कर लेते हैं 2024 के लिए। इसमें देखना चाहें तो
कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां जो है उर्दू कवि गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया। सारी जानकारी व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये सारी जानकारी इसमें दी गई। हालांकि मेन प्रश्न चलते हैं, इसमें इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार देखें 2021 में ये दिया गया और 2020 में इनको दिया गया है। इसके बाद देखें महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 ब्रिटेन में दारा सिंह खुराना को दिया गया। ये सारे पुरस्कार इसमें दिए गए, देखा जा सकता है पुरस्कारों के बारे में। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी देखा जाए, बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये सारी जानकारी इसमें कवर की गई है। 13 नंबर जो करंट अफेयर था उसको हमने अपडेट किया, तो इसमें जो ये प्रश्न था इसमें देखा कि इसका आंसर जो है बी रहा, NS धर्मशक्त। तो इसको यदि व्याख्या करना चाहें तो देखें 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति यानी उस दौरान जो राष्ट्रपति थे भारत के रामनाथ कोविंद जी थे, यानी 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, और वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उस दौरान 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने डॉक्टर NS धर्मशक्त को व्यक्तिगत श्रेणी तथा कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट के संस्थागत श्रेणी में लेप्रोसी कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। पुरस्कार गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन वर्धा द्वारा कुष्ठ रोग के उन्मूलन दिशा में किए गए प्रयास हेतु दिया जाता है। इसके बाद 14 नंबर देखें तो रीजनिंग संबंधी प्रश्न है, यानी इसका सही आंसर देखें आपका जो निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। 63:9, यानी 63 का अनुपात जिस प्रकार से 9 से है उसी प्रकार से 14 का जो है अनुपात क्या होगा, तो इसका सही आंसर ये है, यानी 68 इसमें होगा, यानी 63:9 प्रो रेशियो 68:14 होगा, यानी इसका आंसर जो है वो ए रहा। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, आप इसको कर सकते हैं। रीजनिंग है, साधारण रीजनिंग है। 15 नंबर देखते हैं, ये भी रीजनिंग है। सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में से एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा नीचे दिए गए युग्म से है। यानी देखें इसे डायनासोर जैसे ड्रैगन का संबंध बताता है, वैसे इसमें जो सही देखें तो उसका सी यानी हिम बर्फ को बताता है, यानी इसका सही आंसर जो है वो सी रहा, यानी विष्णु और आयुष का संबंध, इस प्रकार से ड्रैगन डायनासोर का संबंध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी रीजनिंग है, 16 नंबर भी रीजनिंग है। आपका यह है कि निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा इसमें, यानी इसमें देखें तो आगे आने वाले प्रश्न को पूछ रहा है, यानी 8 के बाद जो है 15 है, 15 के बाद जो है 28, 28 के बाद 53 है, तो नेक्स्ट इसमें जो होगा इसका सही आंसर डी यानी 102 होगा। इसको भी आप कर सकते हैं, साधारण रीजनिंग एरिया। इसके बाद 17वां प्रश्न देखते हैं। यह भी निम्नलिखित प्रश्न में अंकों का एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक निश्चित आवृत्ति का अनुसरण करते हैं जो परिवार या स्तंभार्क हो सकते हैं, तलुप संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें देखें जो सही आंसर है, यानी 17 का जो सही आंसर है वो सी है, सी मतलब 10 है इसका। चलिए इन समय को थोड़ी सी व्याख्या कर ही देते हैं, हालांकि ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा है। 14 वाले को देख लेते हैं, 14 जो आपका सही है, यानी इसमें इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, यानी जिस प्रकार से 6 यानी 63 है तो 6 3 9 है, उसी प्रकार से इसमें हमें देखना है कि किन दो संख्याओं का योग 14 होगा। तो इसमें देख सकते हैं 6 और 8 69 है, 6 और 8 14 होगा, तो इस प्रकार से इसकी रीजनिंग सही बनाई गई है। 15 नंबर देखें तो 15 नंबर में जिस प्रकार से यानी इसमें दिया गया है डायनासोर ड्रैगन है, तो इसमें देखें डायनासोर और ड्रैगन एक ही श्रेणी से संबंधित, उसी प्रकार हिम एवं बर्फ की श्रेणी एक ही है। अगली वाली रीजनिंग देखें तो 15 और 8 के बाद 15 फिर 28 फिर 53, इसको इस प्रकार से बनाया गया है, यानी 8 में 2 का गुणा करके 1 घटाया गया है तो ये 15 हुआ है। इसके बाद जो है 15 में 2 का गुणा करके 2 घटाया गया है तो आपका जो है 28 होगा, और इसके बाद 28 में जो है 2 का गुणा करके 3 घटाया गया है तो 53 है। इसके बाद जो है 53 जो है इसमें जो है 2 का गुणा किया जाएगा और 4 घटाया जाएगा तो आपका जो आंसर लक्षित लक्ष्य यानी 102 प्राप्त होगा, यानी डी इसका आंसर सही हुआ। और उसके बाद जो 17 नंबर रीजनिंग है इसको भी सही ढंग से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें देखें जो रीजनिंग बनाई गई इसमें या देखें तो इसके जो 5 है इसमें एक ही अंक है, यानी 5 ही रहेगा, यानी 0.5 इसको लिख सकते हैं, और इनके अंकों का 5 होगा। इसमें देखें तो 22 से इसके अंकों का एक जोड़ेंगे 2 धन 2 यानी 4 होगा, 5 और 4 जोड़ देंगे तो 9 यह प्राप्त हो जाएगा, और 9 का दुगुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा। वैसे इसको देखें या आपका है अंकों का योग 11 है तो इसको जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और इसमें अंकों का योग देखें तो 11 11 2 13 है और 13 दूना 26 होगा। वैसे यहाँ पर देखें इसके अंकों का योग क्या है 6 है, और इसके अंकों का योग जो आपका है 4 है, 6 4 10 हुआ, यानी 10। वैसे भी आंसर सी आ गया, और इसका दुगना कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सी आंसर सही रहा 17 का। अगला प्रश्न देखें डायरेक्शन संबंधित है। इसका सही आंसर देखें, इसमें मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर दूरी तय की। वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये बहुत आसान होता है। डायरेक्शन इधर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, यहाँ डिग्रियाँ 45 पर होती है, या 90 डिग्री का होता है, 45 उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दिशाएं ज्ञात की जा सकती हैं, बहुत आसान इस तरह की रीजनिंग होती है। तो इसका सही आंसर बी है, मतलब 10 किलोमीटर है, इसका निकाला जा सकता है। इस नहीं करते हैं। 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है, तो इसमें 13 जो है वो अन्य से भिन्न है। क्यों 13 अन्य से भिन्न, इसको देखा जा सकता है। इसमें देखें तो इनके अंकों का योग 9 4 13 है, इसके भी अंकों का योग देखें तो 9 4 13 है, इसके भी अंकों का योग 9 4 13 है, लेकिन 13 जो खुद है इसके अंकों का योग 4 है, इसलिए अन्य से भिन्न है। 20 नंबर देखते हैं। यह भी रीजनिंग संबंधी बहुत ही साधारण प्रश्न है। इसमें कह रहा है ए बी का भाई है और सी का विवाह डी से हुआ है, सी का विवाह डी से हुआ। यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से संबंधी यानी ये ब्लड रिलेशन संबंधी प्रश्न है। 20वां नंबर इसका ए सही आंसर है, ससुर इसको आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी भी होता है। 21 नंबर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए, जो बहुत कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हालांकि 2016 के जो आर है उसमें हम देख रहे हैं, हालांकि ये देखें तो अपर पीटी एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम 22 दिसंबर 2024 को किया गया, तो उसमें भी मैचिंग के लिए दिया गया था। ये बहुत ही
प्रासंगिक प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2017 में किया गया था। यह जो गठन किया गया था तो यह 2022 के हालांकि बीत चुका है, 2025 आ गया। 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए इसको यानी किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था 2017 में। इस पर हम एक्सप्लेनेशन पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं, हालांकि इस पर भी देखना चाहें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो ध्यान दें कि वर्ष 2022 तक यानी 2017 में जो गठन किया गया था, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2017 यानी ध्यान देना है कि नवंबर 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया। मुख्यमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होंगे, यानी इसका अध्यक्ष जो था वो जो भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम है, यानी वही इसके अध्यक्ष हैं। जबकि कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त को आयोग के सदस्य बनाया गया है। तो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल में था। 22 नंबर देख लेते हैं जल्दी से। मुख्य जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? यानी जो जनपद दिए गए हैं इसमें सबसे साक्षरता दर कम देखें तो आपका बी है, श्रावस्ती है। ये दिए गए जनपद नहीं बल्कि 75 जिले, यानी वर्तमान में देखें तो 76 जिला, यानी कुंभ जो प्रयागराज है वो अभी अस्थायी तौर पर जो है 31 मार्च 2025 तक के लिए जो 76वां जिला बनाया गया। हालांकि अस्थायी जो जिले 75 हैं, तो सभी जिलों को देखें तो सब में सबसे कम जो है श्रावस्ती में ही साक्षरता दर है। ये सेंसस देखें 2011 के हिसाब से जो यह है आंकड़ा पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी तक इसके बाद जो 2021 में 10 वर्ष के अंतराल पर सेंसस होना चाहिए वो भी नहीं कराया जा चुका है कोविड-19 के कारण। हालांकि 2025 में डिजिटल माध्यम से कराई जा सकती है, 2026 में इसका प्रकाशन किया जा सकता है। तो थोड़ी जानकारी और ऐड करना चाहें तो देखें 1872 में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो काल में जो है जनगणना शुरू कराई जाती है, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होती है। इसके बाद आज़ादी यानी 15 अगस्त 1947 तक 8 जनगणनाएं कराई जा चुकी थी और आज़ादी के बाद 2011 तक 7 जनगणनाएं कराई। कुल मिलाकर ओवरऑल 15 जनगणना हो चुकी हैं। यदि 2021 की होती यानी वर्तमान जो होगी ओवरऑल 21वीं होगी, आज़ादी के बाद 8वीं होगी। तो इस प्रकार से इसमें थोड़ी जानकारी को एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर बुलंदशहर की देखें, बुलंदशहर जो इसमें दिया गया विकल्प में ये 68.9% है। और इसके बाद देखें जो श्रावस्ती है इसका जो 46.7% है। और कुशीनगर की देखें तो 65.2% है। और इसके बाद उन्नाव की देखें तो 66.4% है। यानी इसमें सबसे कम श्रावस्ती की, इसके बाद दिए गए विकल्पों में कुशीनगर का दूसरा सबसे कम है, इसके बाद जो आपका उन्नाव है और इसके बाद बुलंदशहर है। जबकि इसमें देखें उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता देखें 2011 के हिसाब से, यानी उत्तर प्रदेश की टोटल साक्षरता देखें तो 67.7% है, जिसमें यदि हम 10 की वृद्धि कर देते हैं यानी इसमें लगभग 10 की वृद्धि करने के बाद जो आएगा 77.3% जो होगा पुरुष साक्षरता है। और इसमें 10 की यदि कमी कर देते हैं तो लगभग जो 57.2% आएगा वो महिला साक्षरता है। और नगरीय साक्षरता देखें 75.1% है, और जिसमें नगरों में पुरुष साक्षरता 80.4 और स्त्री साक्षरता 69.2%। ग्रामीण साक्षरता देखें तो 65.5% है, और इस ग्रामीण में जो है पुरुष जो है 76.3% और स्त्री जो है यानी महिला 53.7% शिक्षित हैं उत्तर प्रदेश में। और इसमें देखें उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं, यानी क्रमशः 5 जिलों को देखें 2011 के सेंसस के हिसाब से कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले में देखें तो पहले स्थान पर गौतम बुद्ध नगर है, यानी गौतम बुद्ध नगर जो है पहले स्थान पर। इसकी साक्षरता देखें तो 80.12% है, सेंसस 2011 के हिसाब से हम देख रहे हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर कानपुर है, इसका सेंसस देखें, इसका जो साक्षरता लिटरेसी रेट है 79.65% है दूसरे स्थान पर, यानी कानपुर नगर। तीसरे स्थान पर औरैया है, तीसरे स्थान पर औरैया है, इसका देखें तो 78.95% जो इसका लिटरेसी रेट यानी साक्षरता प्रतिशत है। चौथे स्थान पर इटावा है, इसका 78.41 है, और 5वें स्थान पर गाजियाबाद है और इसका जो साक्षरता प्रतिशत है 78.07 है। और न्यूनतम साक्षरता जो प्रतिशत है उसमें पहले स्थान पर श्रावस्ती हमने देखा कि यह सारे ही जिलों यानी 75 जिलों में सबसे नीचे यही है, इसका 46.74% हमने इसको देख लिया। दूसरे स्थान पर देखें तो वह आपका बलरामपुर है, दूसरे स्थान पर बहराइच है, इसमें दिया गया दूसरे स्थान पर बहराइच है, इसका 49.36 है। तीसरे स्थान पर बलरामपुर, चौथे स्थान पर बदायूं, 5वें स्थान पर जो है आपका वह रामपुर है। सर्वाधिक साक्षरता पुरुष यानी सर्वाधिक जो पुरुष साक्षर हैं उसमें पहले स्थान पर गौतम बुद्ध नगर, यानी ओवरऑल साक्षरता में भी पहले स्थान पर गौतम बुद्ध नगर है और पुरुष साक्षरता में भी नंबर 1 स्थान पर गौतम बुद्ध नगर ही है। और दूसरे स्थान पर हालांकि औरैया आ जा रहा है, हालांकि ओवरऑल में जो है औरैया तीसरे स्थान पर था, लेकिन ओवरऑल पुरुष में देखें तो औरैया दूसरे स्थान पर, इसके बाद इटावा, फिर गाजिया, इसके बाद झांसी जो है पुरुष साक्षरता में क्रम बनता है। और ओवरऑल न्यूनतम देखें, न्यूनतम ओवरऑल क्या है, श्रावस्ती है, यह पुरुष महिला सभी में भी न्यूनतम है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी यहाँ पर है, न्यूनतम महिला साक्षरता भी श्रावस्ती में है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता देखें तो कानपुर हो जाता है। ओवरऑल में आप देखा कि गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर था, जबकि महिला साक्षरता में देखें तो पहले स्थान पर कानपुर नगर आएगा, और जबकि कानपुर नगर ओवरऑल में दूसरे स्थान पर था। और इसके बाद जो है पुरुष साक्षरता में भी पहले स्थान पर जो गौतम बुद्ध नगर था। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं। 23 नंबर प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो इसमें सही आंसर देखें तो आपका जो है इसके एक्सप्लेनेशन पर देखकर इसके बाद हम इसका सही आंसर देखते हैं। 23 उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जारी उत्तर प्रदेश आई ग्लांस 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र 15.2% है।
यानी 15.2 देखें तो इसमें किसी विकल्प में नहीं दिखाया गया है, 15.2% है, अर्थात ये विकल्प में से कोई विकल्प सही नहीं है। ज्ञातव्य कि लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना, यानी 30% माना, जस्ट दुगना कर दिया आयोग ने। आयोग की तरफ से आंसर यह आपका है 30%, लेकिन जो उत्तर प्रदेश एट ए ग्लांस 2019 का डाटा दिया गया था उसमें 15.2% है। इस प्रकार से ये आंसर जो है सही नहीं था, यानी सही आंसर 15.2 आयोग, हालांकि इसका आंसर ए माना है 30%। 24 नंबर देखते हैं। यहाँ सूची फर्स्ट है, यानी सूची फर्स्ट, सूची सेकंड है, यानी यूपी स्पेशल है। अभी हमने देखा कि 22 दिसंबर 2024 को जो अपर पीटी एग्जाम आयोजित किया गया था उसमें यूपी स्पेशल के प्रश्न नहीं पूछे गए थे, और जबकि उसको पूछना चाहिए था क्योंकि सिलेबस में दिया गया है, और मेंस के सिलेबस में तो 2 पेपर ही यूपी स्पेशल बना दिए गए हैं। तो पीटी में भी आयोग को जो है यूपी स्पेशल है, राज्य की परीक्षाएं तो राज्य का देना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ के छात्रों का यानी हर स्टेट में जो अपना अपना यूपी स्पेशल का वेटेज ज़्यादा रखता है, तो यूपी में भी रखना चाहिए, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग सभी राज्यों के लिए आयोजित करता है, उसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि ये आयोग का अधिकार है, हालांकि उस पर संज्ञान लेकर इस काम को करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखें तो यूपी स्पेशल में ज़्यादा है, कहीं कहीं ही लॉजिक है। तो इसमें देखें सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, जो राज्य दिए गए हैं और वहाँ के उत्पाद हैं, यहाँ मैच कराना है। तो इसमें देखें पीतल का सामान, पीतल का जो सामान है ये मुरादाबाद से है, यानी ए का 3 है। माचिस देखेंगे तो माचिस जो आपका है यह बरेली से है, यानी बरेली का यह हो गया, यानी बी का 4 हो गया, यानी ए का 3, यानी इसका बी ही सही है, और सी का 1 होगा। खेल का सामान मेरठ से है, और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर से, यानी इसका सही आंसर बीरान। बहुत ही साधारण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यानी 25 नंबर प्रश्न है। हालांकि यह पेपर देखा जाए तो ये दृष्टि डिवीजन का जो साइट है वहाँ से पेपर है, आप चाहें तो हर पेपर वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, तो उसी से पेपर लिया गया है। हालांकि प्रश्न की व्याख्या हम जो अपने हिसाब से कर रहे हैं, इसमें जो भी व्याख्या आयोग के जो आंसर के दिया ऑफिशियल आंसर के, उसके हिसाब से इसकी व्याख्या की जा रही है। और व्याख्या में जो आयोग का ऑफिशियल आंसर की है, साथ साथ समसामयिक घटना चक्र के भी जो आंसर के सारे से मिला करके इसका आंसर की व्याख्या की जा रही है। तो 25 नंबर प्रश्न देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं, यानी मुख्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक, यानी यहाँ पर पहले इसमें मुख्य लोकगीत पूछा है, इसके बाद यहाँ नीचे जो नृत्य पूछा है, यानी स्पेशल दोनों ही यानी लगातार इसमें पूछे जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन यानी कौन से हैं, तो इसका सही आंसर डी है, यानी इसमें बिरहा, चैती और ढोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, यानी मुख्य लोकगीतों में देखें तो आपका जो है रसिया आता है, रसिया, कजरी, आल्हा, बिरहा, चैती, ढोला, ये जो है आपके जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत के अंतर्गत आते हैं, यानी इसमें डी सही आंसर है। कुछ और हमने बता दिया, रसिया भी उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत है, कजरी भी है, आल्हा भी है, और यहाँ बिरहा, चैती, ढोला तो दिया ही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन हैं, तो इसमें सही आंसर देखें तो इसका बी बन रहा है, बी मतलब चारकुला, कर्मा और पांडा। पांडव जो यह है इसके लोक नृत्य हैं। लोक नृत्यों को देख लें तो चारकुला दिया ही है, कर्मा दिया ही है, पांडव दिया ही है, इसके बाद पाई भी होता है, यानी पाई, डंडा, थारू, राई, सैरा इत्यादि जो है इसके प्रमुख लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा इसका अपडेट कर देते हैं, यानी इसको जो यूपी स्पेशल संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए उसमें देखें उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों को देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं ख्याल नृत्य है, रास नृत्य है, झूला नृत्य है, मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य है, चरकुला नृत्य है, और संबंधित क्षेत्र भी इसमें दिए गए। कटघोड़वा नृत्य है, जोगनी नृत्य है, शौरा नृत्य, कर्मा नृत्य, पासी नृत्य है, सब जानकारी इसमें दिया गया है। इसके बाद ये सभी नृत्य इसमें दिए गए हैं, यानी सब नृत्य देख सकते हैं। इसमें धुरिया नृत्य है, छोलिया नृत्य है, छपेली नृत्य, नटवरी नृत्य, राय नृत्य, दीप नृत्य, पांडा नृत्य, दीवन नृत्य, देवी नृत्य, कार्तिक नृत्य, कलाबाजी नृत्य इत्यादि हैं। इसके बाद शास्त्रीय नृत्य में कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कथक नृत्य, कथकली जो है वो केरला का है, लेकिन कथक उत्तर प्रदेश का है, ये भी इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के लोकगीत भी पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के लोकगीत को देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों को देखना चाहें तो यह है कजरी है, यानी यह नोट से उत्कर्ष प्रकाशन के नोट से ये लिया गया है। तो इसमें देखें कजरी, सोहर, बिरहा, आला, आराशो, धमार, चैती, झूला, भगत, लावली और बाहर माशा, नौटंकी गीत, रागनी इत्यादि जो है ये देखें तो आपका है, ये आपका गीत है, लोकगीत है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले देख सकते हैं, और सर्वाधिक मेले देखें तो आपका जो है वो मथुरा में लगता है। इसके बाद कानपुर में, ऐसे कुंभ मेला देखें तो प्रयागराज में वर्तमान में लगा हुआ है। कुंभ जो शुरू है 13 जनवरी 2025 से लगा हुआ है, और ये 26 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ आयोजन किया जा रहा है, महाकुंभ है, यानी देखें 144 वर्षों पर जो लगता है वो, यानी 12 पूर्ण कुंभ के बाद जो होता है जो लगता है महाकुंभ, तो 12 पूर्ण कुंभ हो चुके हैं। इसके बाद इस साल जो 2025 में यह महाकुंभ है जो प्रयागराज में लगाया जा रहा है, 144 वर्ष बाद वाला है। और जो पूर्ण कुंभ होता है 12 वर्ष में लगता है, अंध कुंभ जो होता है वो 6 वर्ष में लगता है। तो ये सारी जानकारी इसमें है। तो इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले इसमें रहे। इसको भी हमने देखा कि वह भी दिया हुआ था आपका इसमें, तो देख सकते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले देख सकते हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले, सर्वाधिक सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जो 5 जिले देखा जा सकते हैं। और इसमें देखना चाहें तो यह आपका है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिलों को देख सकते हैं, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिलों को देखा जाए, सर्वाधिक औसत साक्षरता, यानी इसमें देखा जा सकता है। यह प्रश्न हमने इसको इंडिकेट किया था, यह आपका है। और इसके बाद न्यूनतम औसत साक्षरता के रूप में देखें श्रावस्ती इत्यादि, जो प्रश्न में श्रावस्ती दिया गया था। इसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता इत्यादि दिया गया है, यह भी जानकारी इसमें देखी जा सकती है।
बाद यूपी स्पेशल में ये भी पूछा गया था कि आपका पीतल का सामान इत्यादि जो कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख योजनाएं था कार्यक्रम देखें। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना के अंतर्गत जो उत्पादों की सूची इसको देख सकते हैं कि कौन से जिले में क्या है। तो जैसे आपका पीतल का सामान हमने देखा कि यह जो आपका है मुरादाबाद से है, और माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, और लकड़ी नक्काशी सहारनपुर से है। तो ये सारी जानकारी इसमें आप देख सकते हैं। यह इसमें जो है दिया गया है, यहाँ पर जो है उसके उत्पाद दिए गए हैं, किस जिले से संबंधित हुआ है देख सकते हैं इसमें, यानी इसमें सारे जो दिए गए हैं देखा जा सकता है। मुरादाबाद देखें तो यह आपका जो है धातु शिल्प है, यानी यह पीतल के सामान के लिए है। इसके बाद इसमें देखें पीलीभीत, प्रतापगढ़ इत्यादि, प्रयागराज, रायबरेली और रामपुर जो इसमें देखें तो आपका जो है वो इनके लिए है। इसके बाद सहारनपुर जो यह दिया गया था प्रश्न में, सहारनपुर में जो यानी इसमें जो था आपका लकड़ी पर नक्काशी या लकड़ी शिल्प के लिए। इसके बाद संभल, संत, शामली, सीतापुर, मिर्जापुर, वाराणसी इत्यादि दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, हालांकि ज़्यादा विस्तार कर दे रहे हैं, अगले से उतना विस्तार नहीं करेंगे। 27 नंबर प्रश्न देखें तो इसमें क्या रहा है, व्यापार सुविधा केंद्र ने हमने देख लिया था 26 को, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य को भी और उसके व्याख्या को डिटेल देख लिया था। इसके बाद देखते हैं 27 नंबर है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना के, यानी व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। तो 27 का आंसर जो सही देखें तो बी यानी वाराणसी में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं संक्षेप में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम दीनदयाल हस्तकला संकुल की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में हुई 22 सितंबर 2017। ध्यान देना है कि 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी थी, आधारशिला 14 में रखी थी, और 17 में जो है वह राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। 28 नंबर देखें तो यह है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो 28 का सही आंसर देखें तो इसका है बी है, बी मीन्स आंवला में, आंवला इसका सही आंसर है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो बी यानी आंवला में है। इसको व्याख्या समझ लेते हैं। इफ्को यूरिया का कारखाना उत्तर प्रदेश में आंवला, यानी उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर यानी प्रयागराज में, यानी प्रयागराज या पूर्व का इलाहाबाद में जो फूलपुर है वहाँ पर भी है। तो इसमें फूलपुर नहीं दिया गया तो आंवला है, यानी उत्तर प्रदेश में भी आंवला है। आंवला यह जो है प्रतापगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला एक फल नहीं बल्कि आंवला एक जगह है। तो इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में आंवला और फूलपुर में है। इन दोनों उत्पादन इकाइयों में अमोनिया और यूरिया का उत्पादन होता है। तो सही आंसर इसका बी रहा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न यह है, इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से एक सही सुमेलित नहीं होगा, शेष इसमें सुमेलित है। तो इसका बी जो सुमेलित नहीं है, यानी संघ राज्य क्षेत्र जो दिया गया है यह 7 में नहीं है, बल्कि संघ राज्य क्षेत्र देखें तो यह 8 में दिया गया है। यह 7 संघ राज्य क्षेत्र जो यदि 8 का देता भाग तो ये सही हो जाता है। तो ये 7 में न देकर के 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। 7 बल्कि जो है निश्चित कर दिया गया, इसको हटा दिया है, भाग 7 को हटा दिया गया है। तो इसमें नागरिकता दूसरे में सही है। नगर पालिकाएँ जो है 9A में या 9 में सही निर्वाचन देखेंगे तो 15 में सही है। संघ राज्य क्षेत्र 7 में नहीं है बल्कि 8 में है। तो इस प्रकार से 20 का सही नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न यह है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन ये देख सकते हैं, कारण ये देख सकते हैं। तो कथन कर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपात सुनिश्चित करने के लिए होता है। यानी कथन क्या कर रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो इसका सही आंसर ए ही है, यानी दोनों सही है, यानी सही और व्याख्या भी कर रहा है, यानी इसका सही आंसर ए है। यानी ए था आ दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या करा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अनुच्छेद 256, ध्यान देना है कि अनुच्छेद 256 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का ऐसे विद्यमान विधियों का जो उस समय लागू है अनुपात सुनिश्चित रहे, यानी अनुपालन सुनिश्चित रहे। और श्रम की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अब तो स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या करता है 256 के अंतर्गत इसकी दोनों व्याख्या है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर यानी सूची दिया गया है, यानी इसमें सूची और उसको मिलान करना है। तो इसका सही आंसर देखें, यानी इसकी जो मैचिंग है 7वीं अनुसूची देखें। 7वीं अनुसूची संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ, यानी इसमें जो है आपका ए का देखें तो वो 3 हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ये देखें तो 7वीं अनुसूची आप करें, यानी 7वीं सूची को साधारण बहुमत से नहीं इसको संशोधन किया जा सकता। तो ये ध्यान देना, 7वीं सूची में संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ दी गई हैं, यानी इसमें संघ के विषय, राज्य के विषय और समवर्ती सूचियाँ। इसमें हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, हालांकि ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। इसके बाद देखें आपका यानी ए का जो रहा, ए का 3 रहा, विकल्प के हिसाब से देखें तो इसमें डी सही है, यानी एलिमिनेट कर देंगे 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। और इसमें जो आपका बी है, बी का मतलब 8वीं अनुसूची भाषा संबंधित है, भाषा देखें तो पहले में ही है, तो इस प्रकार से जो है बी का योजना ये सही रहा। और 9वीं अनुसूची देखें तो 4 है, कुछ नियमों का विनियमीकरण है। 10वीं अनुसूची जो है वो आपका यानी इसमें जो है दल परिवर्तन के आधार पर निहत्ता यह दिया गया है। इस प्रकार से इसका सही आंसर डी रहा, यानी संवैधानिक प्रावधान रहे। इसको देखना चाहें तो थोड़ा अनुसूचियों को देख ही लेते हैं। इन सूचियों को यहाँ देख लेते हैं विस्तार से, इस अनुसूचियों को समझते हैं। संविधान की अनुसूचियाँ देखें तो आपका जो
यह देखें पहली अनुसूची देखें तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उसकी सीमाएं दी गई है। दूसरी अनुसूची देखें तो वेतन भत्ते और विशेष सत्कार राष्ट्रपति, राज्य लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, इनके वेतन भत्ते और विशेष सत्कार दिए गए। तीसरी अनुसूची देखें तो शपथ या प्रतिज्ञान संघ के मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, संसद, राज्य विधानमंडल हेतु निर्वाचन अभ्यर्थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि के लिए शपथ प्रतिज्ञान है। चौथी अनुसूची देखें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में बंद दिया गया। छठवीं सूची अक्सर एग्जाम पूछता है, तो इसमें असम, मेघालय, इन राज्यों को याद रखना है। एटीएम स्क्वायर से इसको याद कर सकते हैं। ए से असम है, टी से त्रिपुरा है और 2 या इसमें मेघालय और मिजोरम के राज्यों जनजातीय क्षेत्र के संबंध में बंद किया गया है। सातवीं सूची पूछी गई है, ध्यान देना है कि इसमें संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आठवीं सूची पूछी गई, इसमें 22 भाषाएं, मूल रूप से 14 भाषाएं थी, इसमें जो है 8 बढ़ा दी गई हैं। नवीं सूची पूछा गया प्रथम संविधान संशोधन द्वारा शामिल इसको किया गया, यानी इसमें देखें तो इसके विषय नागरिक न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है, यानी इसको न्यायालय में नहीं ला जा सकता। हालांकि 2007 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मूल अधिकारों के उल्लंघन वाले विषय की समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद ये भी पूछा गया 10वीं सूची 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया था। 11वीं सूची देखें तो पंचायती राज, ये 73वें संविधान संशोधन, इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची देखें तो नगर पालिका संबंधित है, 54वां संविधान संशोधन, इसमें 18 विषय हैं। नोट मूलतः संविधान 8 अनुसूचियां थी और इसके बाद जो 4 इसमें ऐड की गई, कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। इसमें देखें जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं को देखा जा सकता है कि कब कब इसमें शामिल किया गया। ये भाषाएं सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान के अधीन जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 31वें संविधान संशोधन जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कुल मिलाकर 22 भाषाएं। के भाग को देखना चाहें तो यह अभी प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें देखें 9 ख पूछा था, तो ये 9 क ये पूछा था तो नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसके बाद इन समभाग को देखा जा सकता है। और इसमें देखें जो भाग 7 था, भाग 7 देखें यह निरस्त कर दिया गया है, यह राज्यों संबंधित परियन सूची खंड का निरस्त कर दिया गया। 8वां ये आपका था संघ राज्य क्षेत्र, यही गलत दिया गया था, हमने मैच कराया। इसके बाद इसमें 15 देखें तो निर्वाचन संबंधित है और ये सारी जानकारी को देख सकते हैं, यानी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 18 इसमें आबाद बंद है, यानी इसमें 22 भाग दिए गए हैं। प्रश्न देखते हैं 31 में देखिए 32 से निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है, यानी संस्था दिया और इसके स्थापना वर्ष दिया है, तो इसमें 20 सही नहीं है। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जो 1954 दिया ये गलत है, 1952 में इसका स्थापना किया गया। एनडीसी जो है 1952 का है। अवशेष सही अंतर्राज्य परिषद 1990 का है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो 1963 का है, सॉरी 1993 का है। तो ये इसमें जो है एनडीसी जो है 1954 दिया है, यह गलत है, यानी 32 में जो है 20 का गलत है। इसके व्याख्यान चलते हैं तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआई के बारे में देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, हालांकि प्रश्न में नहीं है, लेकिन फिर भी देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। लोकपाल को देखा जा सकता है कि लोकपाल का गठन किस प्रकार से किया गया, इसके बारे में जानकारी दी गई, हालांकि प्रश्न में नहीं है, लेकिन इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद सीबीआई के बारे में देखा जा सकता है, ये अक्सर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर एग्जाम पूछता है, सीबीआई को देख सकते हैं। इसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी देखा जा सकता है, ये पूछा गया प्रश्न। केंद्रीय सतर्कता आयोग देखें तो ये मैच कराने के लिए था। देखें तो इसका गठन 1964 में किस संस्थान समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर पारित किया गया था। समिति पूछा हुआ था कि संस्थान समिति किससे संबंधित है, पर पीटी एग्जाम 2024 में जो 22 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था, तो काफ़ी विवादित बन गया था, क्योंकि आयोग से यानी पंचायती राज से भी संबंधित संस्थान समिति थी और भ्रष्टाचार निवारण से भी संबंधित है और केंद्रीय सतर्कता आयोग को तो देख सकते हैं। इसमें इसी गठन पर जो सीबीआई का गठन किया गया था, ये हालांकि ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, तो इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। देखें केंद्रीय सूचना आयोग को भी देखा जा सकता है, 2005 के अधिनियम से बनाया गया। इसके बाद इसमें देखें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूछा हुआ प्रश्न है, इसको देखें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण 1993 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक सांविधिक संस्था, ध्यान देना सांविधिक संस्था, यह आयोग देश में मानवाधिकार का प्रहरी है। संरचना एक अध्यक्ष 7 सदस्य इसमें होते हैं। इसमें सारी जानकारी इसमें दी गई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग भी बनाए गए हैं। और देखें गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत योजना आयोग था, इसको जो है 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था, हालांकि इसको भंग कर दिया गया, इसके स्थान नीति आयोग ला दिया गया जनवरी 2015 से। तो ये सब जानकारी इसमें दी गई है। चलिए अगले देखते हैं, 32 ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं। इसमें देखें 33 नंबर इसमें अभिकथन और कारण दिया गया। अभिकथन के अंतर्गत देखें तो जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, तब उसे चालू खाता घाटा यानी कैड कहा जाता है। यानी यह सत्य है। चालू खाता घाटा यानी कैड तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी को अधिक निर्यात करता है, यानी ये गलत है, यानी आर इसमें गलत है, यह सही है। यानी इस प्रकार से देखें तो इसका आंसर सी जो है वो सही रहा। इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष देखें तो यह 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक जो होता है वो एक वित्तीय वर्ष भारत में है। एक वित्तीय वर्ष में दृश्य और अदृश्य मदों के आयात निर्यात का योग ही चालू खाता यानी करेंट अकाउंट कहलाता है। यानी इस दौरान जो होगा वह दृश्य या अदृश्य मदों में आयात निर्यात का योग जो होगा वह चालू खाता होगा। यदि एक वित्तीय वर्ष में दृश्य व अदृश्य मदों का आयात निर्यात से अधिक होता है तो यह स्थिति चालू खाता घाटा कैड कहलाती है। यानी आयात ज़्यादा होगी, निर्यात कम होगा, यानी आयात जो है निर्यात से अधिक हो या आयात अधिक हो निर्यात कम होगा तो ये चालू खाता घाटा होगा, यानी कैड कहलाता है। और यहाँ पर क्या लिखा है आपका, यानी यहाँ देखा जा सकता है जब, यानी इसमें लिखा है चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी का अधिक निर्यात करता है। अधिक निर्यात करेगा तो चालू खाता घाटा नहीं बल्कि वो सरप्लस की स्थिति में जाएगा, यानी कम निर्यात करता है आयात की अपेक्षा, तब वहाँ घाटा की स्थिति बनती है। यानी यह गलत हुआ, यानी सी इसका आंसर सही रहा।
यानी इसको और रूप में देखें ना, चालू खाता घाटा बराबर होता है दृश्य एवं अदृश्य मदों का आयात बड़ा होगा दृश्य एवं अदृश्य मदों के निर्यात से। अर्थात अथवा दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तब उसे चालू खाता घाटा यानी करेंट अकाउंट डिफिसिट कहा जाता है।